आया नीट का स्कोर, तुम इस बार नीट दी थी ना? तो मैं उनको नहीं बता पाई, तो उन्होंने बोल दिया शर्म आ रहा है क्या तुम्हें नीट का अपना स्कोर बताने में। मेरे पिता कॉलेज लेने के बाद भी उन्हें कोई खुशी नहीं था, वो मेरे से बातें भी नहीं करते थे कि मैं एक फेलियर लड़की हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर ली हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो आप जैसे बोलोगे मैं वैसे कर लूँगी, जिससे शादी करने बोलोगे वह उसी से कर लूँगी चुप होकर। बस मुझे इस बार नीट देने दो कम से कम, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मैं अपने पापा को 4 बजे रात को ही कॉल करके बोली कि पापा आप बताओ, आप मेरी शादी करना चाहते हो क्या? 5 बार असफलता प्राप्त कर चुकी एक लड़की है जिसके पिता द्वारा 2 विकल्प दिए जाते हैं, या तो इस बार नीट निकाल लो या फिर हम इसी साल तुम्हारी नवंबर में शादी कर रहे हैं। एक लड़की है जो छत पर जाती है और खूब रोती है और उसके बाद नीचे आकर खूब पढ़ाई करती है। उसने अपने पिता से एक इच्छा जाहिर करी कि पापा एक बार और मुझे नीट देने दो, तो उसके पिता द्वारा ये जवाब आता है कि तुम पे पैसा लगाना मतलब पैसे डुबाने जैसा है, हम तुम्हें एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है करो और मैं देखता हूँ कि तुम कैसे इस बार तैयारी कर पाती हो। वो लड़की अपनी असफलताओं, बंदिशों और किस्मत से लड़कर आज जोश टॉक नीट पर आपके सामने उपस्थित है। नमस्कार, मेरा नाम कल्पना है और मैं झारखंड पलामू ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है जब मैं किसी तरह मेरा 12th कवर हुआ और जब बोर्ड का रिज़ल्ट आया तो उसमें मैंने देखा कि मेरे फिजिक्स में सबसे बढ़िया मार्क्स थे, लेकिन बायोलॉजी में बहुत कम। लेकिन फिर भी मैंने ठान लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मेरे पिता को मेरी दीदी ने सजेशन दिया कि सबसे बढ़िया रहेगा नीट की तैयारी कराने के लिए कि उसे कोटा भेज दीजिए। इसी के लिए मुझे 1 साल क्लासरूम प्रोग्राम के लिए मुझे कोटा भी भेज दिया गया किसी तरह से। उसके बाद मैं वहाँ पे गई और वहाँ जाने के बाद मुझे सब कुछ समझ में आया कि जिस तरीके से हम एक ख्वाब सोच लेते हैं अपने मन में, उस चीज़ को पाना इतना आसान नहीं होता है। इसी चीज़ के लिए एकमात्र इसी एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे कंपटीशन थे, बहुत सारे स्टूडेंट दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे थे। मैं ये सब देख देख कर ऑब्ज़र्व कर रही थी और जितना हो रहा था मैं भी कोशिश कर रही थी, बट कोशिशों के बाद भी मुझे उतना अच्छा स्कोर नहीं मिला उस साल। लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके थे, मेरे कॉन्सेप्ट इतने ढीले थे वहाँ जाने से पहले। इसी तरह से मेरा ये साल भी चला गया और नीट में स्कोर सिर्फ 337 हुआ और मुझे भी खुद पे लग रहा था कि मैं एक बार और कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था। इतना करने के बाद मैं 337 ले आई हूँ, तो नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर से नीट क्लियर कर लूँगी। यही सोचकर मैं डिसाइड की कि मुझे एक और ड्रॉप लेना है। लेकिन चूँकि कोटा जाने के बाद मेरे ऊपर में काफ़ी पैसे खर्च हो चुका था, ये मुझे रियलाइज़ होता था। इसी चीज़ को सोचकर मैं कोटा जाने का नहीं फ़ैसला की, लेकिन मैं सोची कि अपने ही सिटी के आसपास के एक रांची सिटी से अपने सेल्फ स्टडी करूँगी और जो भी मेरे वीक्स रह गए हैं उनके लिए इंडिविजुअल क्लासेस लूँगी। इस तरह से मेरा सेकेंड ड्रॉप का जर्नी स्टार्ट हुआ। मैं इंडिविजुअल क्लास तो ले ली, लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि छोटे शहर में आपके इंडिविजुअल क्लासेस का बहुत वो होता है, सिलेबस ही कवर नहीं करवाते हैं। यही सब कुछ चल रहा था कि तभी लॉकडाउन लग जाता है कोविड-19 की वजह से। अब उसके बाद मेरे पास कोई चांस नहीं था, कोई ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी नहीं था और ना ही कोई कोचिंग। मैंने जो भी मेरे तरफ से हो पाया प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, सिर्फ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे पढ़ते गई और इस तरह से मेरा जब नीट का एग्ज़ाम हुआ तो मेरे मार्क्स बने 515। बट मुझे पता चल गया था कि इस बार भी मेरा नीट नहीं हो रहा है। बस एक उम्मीद थी कि मैंने अपनी मेहनत जारी रखी तो मुझे मेरे मार्क्स में इंक्रीमेंट दिख रहा है, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं था। मेरा नीट इस बार भी क्लियर नहीं हुआ था और इस तरह से मेरे 2 ड्रॉप निकल चुके थे। थोड़ा सा प्रेशर हो गया था क्योंकि अब मैं एक और ड्रॉप लेना चाह रही थी। जब मैं तीसरा ड्रॉप लेने का ट्राई की तो मेरे अंदर से खुद से बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा और पेरेंट्स का भी प्रेशर आने लगा कि अब मैं कैसे करूँगी, क्योंकि ऐसे ही करते करते मेरे तीसरा साल का ड्रॉप आ गया और मैं इस बार भी नहीं निकाल पाई, 2 ड्रॉप में भी नहीं। वो बहुत डरी थी, लेकिन उस साल का सिचुएशन ऐसा था कि
कोविड ख़त्म नहीं हो रहा था और इस वजह से बाहर मैं जा नहीं पाई कोई भी हॉस्टल्स वगैरह में, और मैं पूरे साल घर पे ही रह गई। मेरे से जो भी हुआ, एक तो पहले रिदम टूट चुके था पढ़ने का। जब मैं नीट का एग्ज़ाम देने गई तो वहाँ पे मैं पेपर अटेम्प्ट करते टाइम मुझे प्रैक्टिस नहीं होने के वजह से समझ में आ गया था कि इस बार मेरा भी नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट के 20 मिनट बचे और मेरी पूरी की पूरी फिजिक्स अधूरी थी, मैंने अटेम्प्ट भी नहीं करा था। सिर्फ मेरे पास OMR रह गया था फील करने। अब मैं उसी टाइम पे बहुत होपलेस हो गई और रोना बहुत चालू कर दी, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। और मुझे उस साल रियलाइज़ हुआ कि मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी होता है अटेम्प्ट करना। टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाया मेरे एग्ज़ाम में, पर फिर भी रियलाइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैंने 3 साल अपने गंवा चुकी थी इस पर, और कहीं भी 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन्स नहीं ली थी। जब मैं वापस आई तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ चुका था, मैं बहुत रोया करती थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं किसी से कुछ बातें नहीं कर पाती थी। मुझे अंदर ही अंदर ये खाया जा रहा था कि मैं फ़ेल हो चुकी हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने अपने पिता से इच्छा जाहिर करी कि हो सकता है मेरा किस्मत नहीं है MBBS, और मैं हार चुकी हूँ, क्योंकि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। मुझे किसी दूसरे स्ट्रीम में, बट मेडिकल फील्ड ही, जैसे कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी या BDS में एडमिशन करवा दीजिए पापा। मुझे अब मूव करना है, क्योंकि मैं 3 साल दे चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होता है एक ही चीज़ का पढ़ने जाना, और भी ऊपर से कोई कोचिंग भी नहीं है और कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ भी नहीं है, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं है ढंग का, बस यूं ही पढ़ने से तो नहीं होता है। पर मेरे पिता को ये चीज़ मंजूर नहीं था। उन्होंने बोला कि या तो तुम्हें करना है तो MBBS करो, या फिर तुम ग्रेजुएशन करके B.Ed करके स्कूल टीचर बन जाओ। और वो यही चीज़ बार बार दोहराते थे, पर मैं सिंपल ग्रेजुएशन करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मुझे एक मेडिकल से बहुत ज़्यादा लगाव भी हो गया था, और दूसरा मुझे समझ में आता था कि अगर मैं ग्रेजुएशन कर लेती हूँ और उसके बाद B.Ed, तो मेरे पास एक ही विकल्प होता है, और वो है शादी। मैं चाहती थी कि पेशेंट को ही डील करूँ, मतलब छोटा ही क्यों नहीं, बट डॉक्टर ही बनूँ। मैं समझ में आ गया था कि पापा मेरे तो बिल्कुल ही दूसरे स्ट्रीम के लिए रेडी नहीं हैं, तो मैं उनसे बिना बताए आयुष काउंसलिंग के बारे में पता करने लग गई। तब तक ये हुआ था कि जितने भी ऑल इंडिया काउंसलिंग हुए थे और आयुष काउंसलिंग, वो सारे जा चुके थे, सारा ख़त्म हो चुका था, पर एक चीज़ रह गया था, और वो था आयुष काउंसलिंग का सेकेंड राउंड। तो मैं अपने दोस्तों से अपनी सारी बातें शेयर करी, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम होम्योपैथी या आयुर्वेदा कर सकती हो, उसमें भी अच्छे चांसेस हैं कुछ करने का, तो तुम उनसे ले सकती हो। और फिर मैं अपने दोस्तों के ही मदद से आयुष काउंसलिंग करवाई, और उसके बाद मुझे कुछ दिनों के बाद अपने ही स्टेट के झारखंड में होम्योपैथी कॉलेज अलाउड मिल गया, और इसके बाद किसी तरह मैं वहाँ पे एडमिशन ले ली। मैं वहाँ पे पढ़ती थी, क्लासेस भी करती थी, पर मेरा मन नहीं लगता था, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा था कि अंदर से ख़त्म ही नहीं हो रहा था कि मैं एक फेलियर लड़की हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर ली हूँ अपनी ज़िंदगी में, मेरे से नीट क्लियर नहीं हुआ है। और जब मैं घर पे आती थी तो मैं देखती थी कि लोगों का नज़रिया किस तरीके से मेरे प्रति बदल चुका है, क्योंकि मैं नीट क्लियर नहीं कर पाई थी। मेरे पिता कॉलेज लेने के बाद भी उन्हें कोई खुशी नहीं था, वो मेरे से बातें भी नहीं करते थे, और हमेशा ऐसे जताते थे कि इसके ऊपर जो कोटा वाला पैसा था वो सब वेस्ट हो गया, और सारा पैसा मेरा बुड़ा चुकी है और कोई आउटपुट नहीं है। और उसके बाद कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग भी ताना मारते थे, मुझे भी और मेरे पिता को भी। एक मेरी फ्रेंड थी, उनकी मम्मी मुझसे बोलती थी कि कितना आया नीट का स्कोर, तुम इस बार नीट दी थी ना? तो मैं उनको नहीं बता पाई, तो उन्होंने बोल दिया शर्म आ रहा है क्या तुम्हें नीट का अपना स्कोर बताने में? लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बोली और शांत रही। मैं वापस कॉलेज चली गई और उसी दिनचर्या में ढल गई। मैं क्लासेस जाती थी, पर क्लासेस से आकर वापस अपने मॉड्यूल खोलकर पढ़ती थी, जो मेरे
मेरे तरफ से होता था। इसी तरह से चलते गया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं लास्ट बार भी तो फेल हो गई थी, इस बार भी मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं बस अंदर ही ख्वाहिश रखती हूँ और अपने तरीके से जो मन करता है वो कोशिश करती हूँ। इस तरीके से ये साल भी मेरा चला गया और नीट का एग्ज़ाम आ गया और मैं जब एग्ज़ाम दी तो उसमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं बने, 487 से 524 बना। तब तक मेरे 4 ड्रॉप हो चुके थे, पर मुझे पता था कि इस बार भी मैं फेल ही हो चुकी हूँ और मेरे पास एक हाथ में कॉलेज था, इसलिए मैं ज़्यादा दुखी नहीं होकर कॉलेज तुरंत रिटर्न कर गए एग्ज़ाम देकर और वहाँ पे चली गई। तो उस कॉलेज में सारे लोग को पता चल गया था कि मैं फिर से नीट का तैयारी कर रही हूँ और इस बार भी मेरा नहीं हुआ। तो वहाँ पे बाकी जितने भी मेरी फ्रेंड्स लोग थी और जितने भी क्लासमेट्स थे उन्होंने मेरा मजाक उड़ाना चालू कर दिया कि बिना मतलब की लगी रहती है, बिना मतलब के पंख ज़्यादा फैलाने नहीं चाहिए। ये सब मैं सुन रही थी दूसरों से, लेकिन मुझे पता चलता था कि सब मेरे पीठ पीछे क्या बोलते हैं। फिर भी मैं होम्योपैथी पढ़ तो लेती थी, लेकिन मुझे नहीं होता था वो चीज़। मेरे अंदर से लगता था कि मैं किसी और चीज़ के लिए बनी हूँ, मेरे को नीट ही करना है क्लियर, मुझे एमबीबीएस ही करना था। क्योंकि जब मैं अपना नीट जर्नी स्टार्ट की, पहले तो वो पापा का सपना था, पर जितना फेल होते गई, वो सब मेरे अंदर आते गया और ये चीज़ नीट क्लियर करना मेरे लाइफ का ऐसा लगा कि अगर कुछ करो ना करो, मरने से पहले एक बार नीट ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि वो मेरे ऊपर जो फेलियर का दाग है उस चीज़ को मिटा कर रहूँ मैं। और इसी जोश से मैं फिर से स्टार्ट कर देती थी तैयारी। इस बार मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा आखिरी होगा और इसके बाद मैं ये सोच लूँगी कि जो भी होगा ये मेरी किस्मत की बात है और मैं इसी होम्योपैथी को ही कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मुझे एक बार और नीट देना ही है कैसे भी करके। ये बात मैं अपने पापा को बताई फ़ोन पे, तो उन्होंने बोला कि अब तुम ये क्या नया नाटक चालू कर रही हो, कुछ भी करके तुम्हें इस बार अब कोई ड्रॉप नहीं देना चाहते हैं, तुम चुपचाप से होम्योपैथी कंटिन्यू करो। मैं बोली उनको कि पापा ऐसे तैयारी करने से नहीं होगा, कॉलेज के साथ साथ मुझे कुछ महीने के लिए कहीं भेज दो, मैं वहाँ पे सेल्फ ही स्टडी करूँगी, लेकिन मैं इस बार देना चाहती हूँ। तो मेरे पापा बोले कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, तुम देखता हूँ कैसे कर पाती हो। ये चीज़ कुछ दिन रोने धोने के बाद मैं अपनी दीदी को शेयर की, तो मेरी दीदी बोली कि एक काम करो, तुम देख रही हो मैं तुम एक आखिरी मौका चाह रही हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम एक काम करो अपने कॉलेज से मेरे पास आ जाओ, ताकि तुम बाहर रहो तो खर्चे ना हो, मेरे पास रहोगी तो कम से कम तुम्हारा मेरे पास रहने और खाने का सारा खर्च मेरे साथ ही हो जाएगा। और बिना पापा को बताए हमारे और दीदी का प्लानिंग हुआ कि मैं वहाँ से गोड्डा टू दिल्ली दीदी के पास आ जाऊँ, बिना बताए कि मैं कहाँ हूँ अभी। और फिर ऐसे ही करके मेरा रात का ट्रेन था और मैं डरते डरते ट्रैवल करना अकेले बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर मैं जानती थी कि इस बार हर एक टाइम पे मेरे को रोना आता था और मैं सोचती थी नहीं, इस बार मुझे ये स्टेप ले लेना है कैसे भी करके। और मैं रात का ही ट्रेन था और मैं वहाँ से दिल्ली आ गई और उसके बाद आने के बाद पापा को बताई कि पापा मैं आ चुकी हूँ। तभी मेरे पापा उतना ज़्यादा मेरे से बात नहीं करते थे, बस मैं उनको बता रही थी कि पापा मैं यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि वो ऑब्वियसली पापा हैं तो उन्हें बताना ज़रूरी है कि मैं अभी कहाँ आई हूँ। फिर उन्होंने मेरे से बातें करना और ज़्यादा बंद कर दिया, मेरे दीदी को भी ताना दे दिए कि वाह अब तुम ये कर रही हो, कॉलेज छोड़ दी, अब क्या करेगी। उन्हें भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि एकदम क्या ही करी जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कॉलेज की क्लासेस को बीच में छोड़कर मैं यहाँ पे तैयारी करने के लिए आ गई। तैयारी करते गई फिर मेरे पास ये था कि फादर का कोई सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियली, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मुझे कह दिया था कि तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं देंगे, और ना ही वो मुझे 6-7 महीने ना कोई कॉल करें और ना कुछ भी। मेरे को समझ में आ गया था कि मेरे पास कुछ भी पैसे वैसे नहीं हैं फाइनेंशियली, और मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। पहले मैंने बहुत सारे ड्रॉप के बाद ऑलरेडी इमोशनली टूट चुकी थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो चुका था मेरे 3rd ड्रॉप के बाद ही, अकेले ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी।
गई और उसके बाद फाइनेंशियली क्राइसिस देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ भी नहीं लेना है, कोई कोचिंग भी नहीं लेना है और ना ही कोई मुझे टेस्ट सीरीज़ या ऑनलाइन कोई कोर्सेज परचेज़ करना है, कुछ भी। बस मैं यूट्यूब से पढ़ना चालू की और पास में ही एक लाइब्रेरी था, वहाँ पे रेगुलरिटी के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। पढ़ते गई, लेकिन क्या हुआ कि मेरे इस बार एग्ज़ाम में 3 महीने मात्र बचे थे, तभी मेरे पापा थोड़ा बात करना चालू कर दिए और उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोलना चालू कर दिया कि अब रेडी हो जाओ, तुम्हारी शादी करवा रहे हैं हम। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। शुरू में मुझे लगा कि ऐसे ही हो रहा है, मैं अभी इग्नोर करती हूँ इस सिचुएशन को, मुझे पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। मैं धीरे-धीरे यही बात को रिपीट करते गए और मुझे समझ में आ गया कि मेरी शादी अब पक्की है। 1-2 तो उधर रिश्तेदारों को भी बोल दिए लड़के देखने के लिए। अब मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ गया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं कॉलेज ड्रॉप करके कॉलेज की क्लासेस में कंटिन्यू नहीं कर यहाँ पे पढ़ने आई। यहाँ पे भी मैंने दूसरा रिस्क लिया कि कोई कोचिंग, कुछ भी गाइडेंस नहीं, बिना गाइडेंस के मैं तैयारी कर रही हूँ। और उसके बाद तीसरा, जब मेरा कॉलेज में एग्ज़ाम था उस साल का, तो मैंने फॉर्म ही फिल नहीं किया फाइनल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अगर उस कॉलेज को छोड़कर यहाँ पे आ चुकी हूँ तैयारी करने, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्या करेंगे, 1 साल के लिए और फेल कर देंगे, मैं पीछे ही रह जाऊँगी, फर्स्ट ईयर में रह जाऊँगी। लेकिन मुझे ये वाला नीट दे के रहना है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, प्रेशर और मुझे कैसे भी करके जीतना था। मैंने अपने पापा को बोला कि पापा इस बार एग्ज़ाम तैयारी करने दो मुझे शांति मन से। बट मेरे पापा मुझे बार बोल रहे थे कि नहीं, तुम हाँ देख लिया, बहुत ज़्यादा ड्रॉप दे दिया, अब तुम्हें तैयारी भी कर दिया, अब तुम लोग अपने मर्ज़ी के हिसाब से जैसे मन किए जा रहा है वैसे किए जा रही हो, कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी शादी ही करवा देंगे, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अब कितना पढ़ोगी, ना कोई ग्रेजुएशन कर रही हो, ना अपने कॉलेज को कंटिन्यू कर रही हो। फिर ऐसे बहुत मेंटल टॉर्चर होता था मुझे। तो उसके बाद मैंने अपने पापा को कॉल किया और उसके बाद बोला कि पापा चुप करो, अब प्लीज़ मुझे नीट देने दो इस बार। अगर ये 20 दिन मेरे से बातें करना, प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिए और मुझे इस बार नीट देने दीजिए। अगर मेरा एग्ज़ाम नीट नहीं हो पाता है इस बार, तो आप जैसे बोलोगे मैं वैसे कर लूँगी, जिससे शादी करने बोलोगे वह उसी से कर लूँगी चुप होकर। बस मुझे इस बार नीट देने दो कम से कम, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20 दिन है और आप इस तरीके से कर रहे हो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं तैयारी करूँ कि इधर की बातें पे ध्यान दूँ, और बहुत ज़्यादा मैं मेंटल बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुमने ये चीज़ मान लिया है तो मान लिया है, तुम्हारी बात हम रखते हैं और तुम्हें हम 20 दिन कुछ नहीं बोलेंगे, शांति रहेंगे। लेकिन याद रखना और तुम रेडी रखना, अब इनफैक्ट जाके तुम फ़ोटो भी खिंचवा लेना कि बायोडेटा बनता है शादी से पहले, तो उसके लिए फ़ोटो भी खिंचवा के रेडी रखना अपने तरफ से। नीट नहीं हुआ, हम तुम्हारे तुरंत शादी करवाएंगे दिल्ली वापस घर बुलाकर। ये सब चीज़ें मुझे समझ में तो सब चीज़ें आ रहा था, पर मेरे को लगता था कि नहीं, मैं फेल भी होंगी तो एक बार बस ये 20 दिन मेरे निकल जाए, कैसे भी करके नीट एग्ज़ाम निकाल दो। उसके बाद अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो ठीक है, मैं समझ लूँगी कि ये मेरी किस्मत है और शायद मेरे किस्मत में ये सब नहीं था। इसलिए ये सब सोचकर मैं अपनी तैयारी में वापस लग गई। जितने भी मेरे पास शॉर्ट नोट्स बनाए पड़े थे जो मैं तैयारी के टाइम पे बनाती थी, लास्ट मॉक टेस्ट मैंने एलएन का दिया। एग्ज़ाम के जस्ट 1 दिन पहले, 6 दिन पहले, लास्ट संडे को मैं मॉक टेस्ट दी थी और उसमें मेरे मार्क्स जो थे 720 में 530 बने। मेरे को समझ में आ गया कि इस बार भी नहीं हो रहा है, पर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बस मैं ये वाला नीट एग्ज़ाम मेरे को लगता था कि दे देना है, उसके बाद तो मुझे पता ही है कि मेरे साथ तबाही होने वाला है, पर मैं उसके लिए तैयार भी थी। बस मुझे इस बार नीट दे देना है। अपने फेलियर को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हो गई थी कि नहीं, मेरी किस्मत बेकार है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ और मेरे साथ कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। मैं बहुत अपने आप को कोसने लग गई थी कि शायद मैं कॉलेज कंटिन्यू कर ली होती हो तो आज तो मेरा शादी का भी बात नहीं होता। मैंने क्यों लिया अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा रिस्क, कॉलेज छोड़कर यहाँ आना और फिर दूसरा कोई कोचिंग नहीं लेना, कुछ भी ऑनलाइन परचेज नहीं करना, बस यूं ही बिना मतलब के ऑनलाइन खुद से ही स्ट्रगल किए जा रही हूँ। पर फिर भी मैं सोची कि अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे, ये एग्ज़ाम दे लूँ। मैं बहुत रो रही थी एग्ज़ाम देने से पहले।
बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी, बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो मेरे लाइफ का बात था। मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ से आर नहीं तो पार, पीछे कुछ भी नहीं है, पीछे सीधा मेरा शादी और उसके बाद बहुत ही हेल, और इसके आगे ही जाए अगर मेरा नीट हो जाता है तो मैं एक 5 साल के लिए रिज़र्व हो जाऊँगी कॉलेज में और मैं अपने लाइफ में अपने ड्रीम को परस्यू कर रही होंगी। और फिर उसके बाद मैं बाहर आई, रिलैक्स थी, मुझे लगा कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी पर ठीक है, मेरे को जो करना था वो मैं कर दी, नीट एग्ज़ाम ही देना था। इस बार मैंने बहुत मेहनत किया था, मैं अपना मेंटल बैलेंस करना भी बहुत मुश्किल था, फिर भी मैं बैलेंस करती थी और पढ़ती थी। मुझे लगता था कि मेरे पास सिर्फ दुनिया का 2 ही ऑप्शन बचा है, रो पढ़ो, लेकिन पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। ऐसे कर के मैं अपने आप को मोटिवेट करती रही। और जब ओएमआर रिलीज़ हुआ, मैं वहाँ पे जब काउंट कर रही थी तो मेरे हाथ पैर बहुत काँप रहे थे क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा आखिरी है सब कुछ जो भी है। और उसके बाद मेरे एग्ज़ैक्ट कैलकुलेट करने पर 600 मार्क्स बने। और उस दिन मैं सोई ही नहीं थी, रात को 4 बज गए थे, 11 बजे से मैं पेपर चालू करी थी अपना चेक करना, लेकिन डर हो रहा था। जब मैं क्वेश्चंस चेक कर रही थी, धड़कन मेरा बहुत तेज़ हो रहा था, लग रहा था कि अब मैं बेहोश ही हो जाऊँगी। मुझे लगता था कि भगवान प्लीज़ बस ये 600 दिलवा दो मेरे प्लीज़। और जब मैं कैलकुलेट की तो मेरे एग्जैक्ट 600 मार्क्स बने। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मतलब कि एकदम होता है कि सांस दिया जाता है, बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्ट मेरे 600 मार्क्स बने। इस चीज़ को देख के बहुत रिलैक्स फील हुआ और मैं अपने पापा को 4 बजे रात को ही कॉल करके बोली कि पापा आप बताओ, आप मेरी शादी करना चाहते हो क्या? तो वो बोलते क्या हुआ? मैं बोली कि मेरे नीट में 600 स्कोर बन रहे हैं। उन्होंने बोला कि तुम्हारा वैसे भी कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा रुको, रीचेक होने दो और फाइनली रिजल्ट आने दो, फिर देखते हैं। तो फिर भी मैं सोची कि हो सकता है गलत है, लेकिन मैं उसको रीचेक नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में 600 पहली बार देखा। तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, गलत हो या सही, बस इसको ऐसे ही रख दो, अभी थोड़ा अपने ऊपर टाइम दे लेती हूँ। और उसके 2-3 दिन में बाद ही अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ और उसमें मेरे 2 क्वेश्चंस और सही हुए क्योंकि मैं उनको अटेम्प्ट करके आई थी और एग्ज़ाम हॉल में ही मुझे पता चल गया था कि ये एनटीए के द्वारा मिसप्रिंट है। मुझे पता है इसका आंसर यही होगा, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी और इसलिए मुझे भी लग रहा था अटेम्प्ट करते टाइम ही कि गलत होगा तो गलत, नहीं तो फिर ये मुझे बोनस मिल जाएगा। और मैं करी थी 2 क्वेश्चंस में मुझे जब फाइनल रिजल्ट हुआ तो बोनस मिला और इस तरह से मेरे 610 आए, यानी कि 600 प्लस। मैं मानती हूँ कि ये मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स 650-80 लेकर आते हैं। और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होते ही मैं अपने फादर को भी कॉल की और उनको तुरंत भेजी संतुष्टि के लिए कि देखो सही में मेरे 610 नंबर आए हैं। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ और फिर उसके बाद पापा का ज़्यादा रिएक्शन नहीं था, वो नॉर्मल थे, ऑब्वियसली नॉर्मल थे। पर मुझे पता है कि मैंने क्या अचीव किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये नहीं होता ना तो इसके बाद मेरी लाइफ का क्या होने वाला था। मेरे रिजल्ट आते ही मेरे स्कूल जो 5 साल पहले था 12th क्लास का, उन्होंने नेक्स्ट डे पेपर में न्यूज़ में छाप दिया कि हाँ हमारे स्कूल से एक कल्पना चावला है जिसका नाम ये है, और भी स्टूडेंट थे 2-4 उनके साथ में, इनका स्कोर इतना इतना आया। ये न्यूज़पेपर को देखते ही मेरे पापा और पूरे आसपास के सारे लोग थे, उन सबको पता चल गया कि अरे नीट क्लियर कर ली, ये तो अभी तक लगी हुई थी। और वो जो आंटी जो मुझे बोली थी कि तुम्हें अपना मार्क्स बताने में शर्म आ रहा है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनकी बेटी मुझे कॉल करके बोलती है कल्पना तुम झूठ बोली थी कि तुम नीट नहीं दे रही हो, तुम तो नीट दे रही हो। तो मैंने बोला कि मुझे ना तुम्हें सरप्राइज़ करना था, बस और कुछ नहीं। इस तरह से सब चीज़ें बदल जाती हैं। तो और नीट रिज़ल्ट निकलते ही मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे 5 साल कैसे गए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में 100 असफलताएं देखी और उसे डील भी किया, रोया भी और लड़ा भी और लास्ट में मैं जीती भी। तो मुझे लगता है कि अभी आपके ज़िंदगी में 1000 असफलताएं आ रही हों, बार-बार हर दिन आपका चुनौती भरा लग सकता है, लेकिन जिस दिन आपके साथ आपका अच्छा होगा, जिस दिन आपका टाइम आएगा, याद रखिए वो सारे दिन
छुप जाते हैं। एक सफलता आपके हजारों असफलताओं के ऊपर कपड़ा ढक देगा। इसलिए अगर अभी आप हिम्मत हारे हैं तो हिम्मत मत हारिए, जारी रखिए अपना तैयारी, और अपने लाइफ में जो भी चीज़ चाहते हैं अपने ड्रीम्स के साथ स्टिक करके रहिए, उन्हें पकड़ के रहिए। ऊपर वाला भी ये देखना चाहता है कि हम कितना ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। जो इंसान बहुत नीचे और बहुत ज़्यादा झेला होता है, उसके साथ धीरे धीरे जब एक बार अच्छा होना चालू होता है तो सब चीज़ें यूँ हो जाती हैं अच्छी कि आपको भी एहसास नहीं होगा कि आपने इतना ज़्यादा मेहनत कर दिया। मेरी नीट जर्नी फेलियर टू सक्सेस की स्टोरी यहीं पे एंड होती है, लेकिन मुझे आशा है कि मेरी कहानियों के द्वारा आपके अंदर में एक जोश ज़रूर पैदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।